हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके एजुकेटर दीक्षिता। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका पार्ट 2। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है और इसकी प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ी थी। अभी उसमें इनकम और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की इलास्टिसिटी अभी बाकी है, वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर दूँगी उसको। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करती हूँ। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि डिमांड में कितना चेंज हो रहा है प्राइस में चेंज होने से, ये हमें बताता है। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता था कि प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस बदल रहा है तो डिमांड बदल रही है, प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड बढ़ रही है। ये हमें लॉ ऑफ डिमांड बताता था। पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि प्राइस में कितना चेंज होने से कितना डिमांड पे इफेक्ट पड़ रहा है, ये बताता है हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये हमें डिग्री बताता है और इसके आज हम मेथड्स पढ़ेंगे। इसके 5 मेथड्स होते हैं: परसेंटेज चेंज इन, परसेंटेज मेथड, टोटल एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को ही रेवेन्यू और आउटले मेथड भी बोलते हैं। ठीक है, पॉइंट मेथड हो गया, आर्क हो गया, और एक्सपेंडिचर को ही रेवेन्यू, पांचवा और सेकंड ये सेम है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। परसेंटेज मेथड, परसेंटेज मेथड हमें क्या कहता है? ये कहता है कितना परसेंट प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी पे कितना परसेंट इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 20% प्राइस में चेंज होने से मेरा प्राइस 20% चेंज हुआ है, प्राइस डिमांड मेरी 10% चेंज हुई है। तो ये बताता है परसेंटेज मेथड कि कितना परसेंट प्राइस में चेंज होने से डिमांड कितने परसेंट चेंज हो रही है। इसका मैं आपके लिए एग्जांपल भी लेके आई हूँ। प्राइस पहले मैं 10 रुपये में 100 क्वांटिटी लेती थी। ठीक है, अब जो है 12 हो गया प्राइस, अब मैं लेती हूँ 80 क्वांटिटी। अब प्राइस बढ़ गया तो मैंने डिमांड कम कर दी है, प्राइस बढ़ गया मैंने डिमांड कम कर दी। ठीक है, पहले मैं 10 रुपये में 100 क्वांटिटी लेती थी, अब मैं लेती हूँ 12 रुपये में 80 क्वांटिटी। ठीक है, पहला मेरा प्राइस था 10 रुपये, अब है मेरा 12 रुपये। अब जो 10 से 12 हुआ है इसमें हुआ है 20% का चेंज, 20% इंक्रीज़ हो गया प्राइस। अब जो क्वांटिटी पहले मैं 100 लेती थी, अब मैंने लिए 80। अब जो 100 से 80 डिक्रीज़ हो गई है तो 20% डिक्रीज़ हुई है। तो जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। करंट डिमांड में परसेंटेज कितना चेंज हुआ? 20%। और प्राइस में कितना चेंज हुआ? 20%। 20 अपॉन में 20 इक्वल टू इलास्टिसिटी हो गई 1, यानी यूनिटरी इलास्टिक। ठीक है, यानी आ गई आपकी यूनिटरी इलास्टिक। होप सो आपने लास्ट वीडियो देख ली होगी, बाकी मैं इसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगी। उसमें मैंने यूनिटरी इलास्टिक को अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, इसके कुछ मेरिट्स हैं, सिंपल है, साइंटिफिक है, इजी कैलकुलेट हो जाता है। और इसके डीमेरिट्स हैं कि प्रॉब्लम टू चूजिंग बेस वैल्यू, थोड़े से वैल्यू चूज़ करने में प्रॉब्लम होती है, और जो वेरी स्मॉल चेंजेस हैं उसके लिए ये सूटेबल नहीं है। ठीक है, छोटे मोटे जो चेंज हो गए वो उसके लिए सूटेबल नहीं है ये। ठीक है, चलिए मैं एग्जांपल है, हम इसे सॉल्व करते हैं। परसेंटेज, अब इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग मैं 10 रुपये में 30 क्वांटिटी लेती थी। ठीक है, अब मेरा प्राइस हो गया 20 रुपये। ठीक है, कि 20 रुपये हो गया, अब मैं लेती हूँ 15। अब पहले मेरा 10 था, अब हो गया 20, तो कितना परसेंट चेंज हुआ इसमें? अप्रोक्स आप मान लो 100% चेंज हो गया। ठीक है, 100% चेंज हो गया इसका, 100% चेंज हो गया। ठीक है, अब ये जो मेरा क्वांटिटी है पहले 30 थी, अब मेरी 15 हो गई है, इसमें कितना चेंज हुआ है? 50%। 50% चेंज हो गया। पहले मेरा प्राइस 10 था, 20 रुपये हो गया, मतलब 100% चेंज हो गया। क्वांटिटी मेरी 30 थी, अब 15 हो गई, मतलब 50% चेंज हो गया। अब मेरा फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांड कितने परसेंट चेंज हुई है मेरी? 50%। लिख लेती हूँ मैं। और प्राइस में कितना चेंज हुआ है? 100%।
अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी जो इलास्टिसिटी आ जाती है वो आ जाती है 0.5। ठीक है, इसको कहते हैं ईडी लेस देन 1। ठीक है, ईडी लेस देन 1 मतलब रिलेटिवली इन इलास्टिक। ये हो गई आपकी रिलेटिवली इन इलास्टिक। इलास्टिक, ठीक है, रिलेटिव इन इलास्टिक। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पे। इसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला बताया था ईडी का, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में पी बाय क्यू। आपने नहीं देखा हो तो मैं लास्ट लेक्चर का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, ये परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी इनटू में पी बाय क्यू। ठीक है, अब मेरी जो है प्राइस है 100 रुपये। ठीक, 100 रुपये है, 100 में मैं 300 क्वांटिटी लेती हूँ। अब मेरा जो प्राइस हो गया 50 रुपये हो गया। एक काम करते हैं, इसको ना 150 कर लेते हैं। ठीक है, 150 हो गया, तो मैं 100 क्वांटिटी ले रही हूँ। जब मेरा 100 रुपये था तो मैंने 300 ली। ठीक है, जब मेरी प्राइस जो है कम था, मैंने 300 क्वांटिटी 300 लिए ज़्यादा। अब मेरा हो गया प्राइस 150 रुपये। ठीक है, प्राइस बढ़ गया, मैंने 100 कर दी। अब मेरा कितना चेंज हुआ है क्वांटिटी में? क्वांटिटी हुई है मेरी 200 से चेंज। ठीक है, डेल्टा क्यू मेरा कितना है 200, 300 से 200 पे आ गया। डेल्टा पी कितना है, 100 से आ गया 50 पे। ठीक है, और पुराना प्राइस इसका कितना था 100 रुपये अपॉन में 300। अब आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 कट गए, ये कट गया 2, ये 4, ये आ जाएगा 1.33 समथिंग आएगा। इसका जो आंसर आएगा 1.33 समथिंग। ये इसका मतलब है ईडी ग्रेटर देन 1। ठीक है, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक। ठीक है, इसे कहेंगे हम रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिव इलास्टिक। इसमें ना मैं आपको शॉर्टकट बताती हूँ। मुझे ना बहुत कन्फ्यूज़न होता था जब मैं पढ़ती थी कि इलास्टिक और इन इलास्टिक में कैसे हमें वो पढ़े। ठीक है, अगर मेरा जो आंसर है लेस देन 1 आ रहा है, ठीक है, लेस देन 1 आ रहा है तो इन इलास्टिक। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो इलास्टिक। ठीक है, लेस देन 1 इन इलास्टिक, ग्रेटर देन 1 इलास्टिक। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पे। कुछ ना कभी कभार कैसा होता है कि मिसिंग फिगर्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक ये भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे ईडी दे रखी है। ईडी, इसमें वही फॉर्मूला लगाते हैं, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन में चेंज इन प्राइस इनटू में पी बाय क्यू। ईडी हमारी है 0.5 इक्वल टू चेंज इन क्वांटिटी हमें कितनी दे रखी है 15। अब चेंज इन प्राइस तो ये तो हम निकाल नहीं सकते, इसे हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, हमारा जो पुराना प्राइस है वो है 10, क्वांटिटी है 30। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5। ठीक, अब 0.5 ये डेल्टा पी इधर इक्वल टू, यहाँ पे सिर्फ ओनली 5 बचेगा। अब डेल्टा पी इक्वल टू 5 अपॉन में 0.5। अब ये पॉइंट हटा के 0, यहाँ पे आ गया 10। चेंज इन, चेंज जो है 10 का। ठीक है, 10 का चेंज है। अब चेंज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, P1
माइनस P2, एक काम करते हैं नीचे आ जाता है, ये वेट, चेंज का फॉर्मूला होता है P1 माइनस P2, डेल्टा P इक्वल टू P1 माइनस P2। P1 हमारा कितना है वहाँ पे 10, डेल्टा ये भी हमारा 10 आ गया, और P1 है 10 माइनस P2। अब यहाँ पे इसको अगर मैं वहाँ लिख के, ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये टोटल आ जाएगा 20, ठीक है, ठीक है, 20 आ जाएगा आपका प्राइस। मतलब ये जो आपकी वैल्यू आ जाती है यहाँ पर आ जाती है 20। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो प्राइस आ जाएगा वो आ जाएगा 20 रुपये। अब नेक्स्ट मेथड पे आते हैं, ये है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें ये बताता है कि प्राइस में कितना चेंज होने से हमारे एक्सपेंडिचर पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है। एक्सपेंडिचर कितना होता है, प्राइस इंटू में क्वांटिटी, जितना हमारा प्राइस है और जितनी हम क्वांटिटी ले रहे हैं वो हमारा टोटल खर्चा हो गया। कितना हमारा जो है प्राइस हो गया, कोई गुड्स है, उस गुड्स का प्राइस कितना है और उसकी हम कितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा निकल के आ जाए, ठीक है। और ये टोटल एक्सपेंडिचर मेथड हमें यही बताता है कि चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर अपन में चेंज इन प्राइस में चेंज होने से हमारे एक्सपेंडिचर पे कितना इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। यह होता है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इसके अंदर ओनली 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है, ओनली 3 टाइप्स के होते हैं इसमें, E ग्रेटर देन 1, E इक्वल टू 1, E लेस देन 1। प्राइस जब कम होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर सेम होता है। E इक्वल टू 1 में इसमें सिर्फ 3 टाइप्स की इलास्टिसिटी होती है। एक ED इक्वल टू 1 हो गया, ED इज़ ग्रेटर देन 1 और ED इज़ लेस देन 1। ED ग्रेटर देन 1 में क्या होता है, प्राइस कम हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर हमारा सेम है, ठीक है। जितना एक्सपेंडिचर, जितना प्राइस बढ़ गया उतना ही एक्सपेंडिचर है, ये नॉर्मल गुड्स में होता है, ठीक है। अब प्राइस कम हो रहे हैं पर टोटल एक्सपेंडिचर जो है इंक्रीज कर रहा है, ठीक। प्राइस कम हो गए मेरे, टोटल एक्सपेंडिचर मेरा जो इंक्रीज हो गया गुड्स में, ये हो गया ED इज़ ग्रेटर देन 1। ये जो है लग्जरी गुड्स में होता है, प्राइस मेरा कम हो गया बट जब मेरा प्राइस कम हो गया तो एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया, ED इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। देन इसमें प्राइस ED इज़ ग्रेटर, ED इज़ लेस देन 1, इसमें प्राइस जो है कम होते हैं और जो मेरा एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है। ये ना जो इन्फीरियर गुड्स होते हैं ये उसके साथ होता है। अब ED इक्वल टू 1, इसमें प्राइस और एक्सपेंडिचर में कॉन्स्टेंट, मतलब सेम रिलेशन होता है, कॉन्स्टेंट होता है। प्राइस कम हो रहे हैं, एक्सपेंडिचर भी सेम, प्राइस बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर भी सेम बढ़ेगा, ठीक है। नॉर्मल गुड्स में आपके ED इज़ ग्रेटर देन 1, प्राइस कम हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर मेरा बढ़ गया, नेगेटिव रिलेशन हो गया, ठीक है। ये होता है आपके लग्जरी गुड्स में, प्राइस मेरा कम हो गया और जो एक्सपेंडिचर है मैंने बढ़ा दिया, ये नेगेटिव रिलेशन हो गया, प्राइस कम एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, प्राइस ज़्यादा हो गया तो मेरा एक्सपेंडिचर कम कर लूँगी लग्जरी गुड्स में। ED इज़ लेस देन 1, ये इन्फीरियर गुड्स में होता है, अगर मेरा प्राइस कम हो जाता है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी मैं कम कर दूँगी, पॉजिटिव रिलेशन, ED इज़ लेस देन 1। ये कुछ इस तरह से बनता है इसका ग्राफ, ये ED इज़ ग्रेटर देन 1, ED यहाँ पे हमारे जो प्राइस है सेम रहता है, ठीक है, और ED इज़ लेस देन 1, ED इज़ ग्रेटर देन 1 और ED इक्वल टू 1। ED लेस देन 1 में आपका जो है पॉजिटिव रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। E इक्वल टू 1 में कांस्टेंट है, ED लेस देन 1 में, ED इज़ ग्रेटर देन 1 में जो है नेगेटिव रिलेशन है। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इसका। प्राइस फॉल, पहले जो मेरा 10 रुपये में मैं 10 लेती थी, ठीक है, अब मेरा जो प्राइस हो गया 8 हो गया तो मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी, ठीक। अब ये किसने, जब मेरा इसमें पहले रिलेशन देखो, आप प्राइस मेरा कम हो गया, प्राइस जो है मेरा कम हो गया, क्वांटिटी मैंने बढ़ा दी, नेगेटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन किस में होता है, ED इज़ ग्रेटर देन 1, प्राइस मेरा कम हो गया, एक्सपेंडिचर मैंने ज़्यादा कर दिया और नेगेटिव रिलेशन होता है
ईडी इज ग्रेटर देन 1, मतलब इलास्टिक डिमांड। ठीक है, ये लग्जरी गुड्स में ज़्यादातर होता है। ये सिंपल है और यूज़फुल होता है बिजनेस आइडिया के लिए, बट डज नॉट गिव एग्जैक्ट न्यूमेरिकल, और सिर्फ इलास्टिसिटी बताता है, का नेचर ही बताता है ओनली। चलिए अब आगे आते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वो होता है जहाँ पे ईडी इक्वल टू 1, मतलब मैं ईडी कितनी ही क्वांटिटी और कितना ही प्राइस हो, पर जो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम होगा, वो हर पॉइंट पे जो है सेम होगा। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पे जो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है वो सेम होगा, क्वांटिटी प्राइस चाहे कितनी ही हो, उसमें कुछ भी चेंज हो, एनी चेंज, बट जो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर है वो होगा सेम। ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व इज स्पेशल टाइप ऑफ डिमांड कर्व, वे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ऑलवेज बीन इक्वल टू 1 और ए पॉइंट ऑफ कर्व, इसे कहते हैं रेक्टेंगुलर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, इसमें यह है मेरा कितना ही चेंज हो रहा हो, कोई दिक्कत, मेरा जो है प्राइस में क्वांटिटी में कितना ही चेंज हो रहा है, बट टोटल एक्सपेंडिचर मेरा सेम होना चाहिए। ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपर, और हर पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी होगी 1, हर पॉइंट पे, हर रेक्टेंगुलर जो हाइपरबोला हमारा बनता है उसके हर एक पॉइंट पे जो इलास्टिसिटी 1 होगी सेम होती है। अब इसमें मैं आपके लिए एग्जांपल भी लेके आई हूँ। प्राइस मेरा पहले 10 था, क्वांटिटी मैंने 20 की, टोटल एक्सपेंडिचर हो गया मेरा 200, प्राइस मेरा फिर बढ़ा 20 रुपये हो गया, क्वांटिटी मैंने कम कर दी, टोटल एक्सपेंडिचर अभी भी 200, अब प्राइस मेरा और कम हो गया, प्राइस कम हो गया 5 रुपये, अब मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी 40 रुपये, 200, टोटल एक्सपेंडिचर 200। जब मेरा टोटल एक्सपेंडिचर ही 200 है तो मेरा जो, उसे कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसके अंदर जो नॉन लीनियर कर्व होता है, वो उसका जो स्लोप होता है वो डिफर होता है। जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो लीनियर कर्व होता है उसमें होता है स्लोप सेम, इलास्टिसिटी अलग अलग होती है, बट जो नॉन लीनियर कर्व होता है उसमें जो इलास्टिक स्लोप होता है डिफरेंट होता है। क्या, बट इस पे जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नॉन लीनियर कर्व पे स्लोप डिफरेंट होगा, पर इलास्टिसिटी जो है सेम होगी, हर पॉइंट पे सेम होगी, क्योंकि जो टोटल जो कोई भी कॉम्बिनेशन हो, प्राइस का, क्वांटिटी, कुछ भी हो, बट लेकिन मेरा टोटल एक्सपेंडिचर सेम है, तो इसलिए वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब आता है पॉइंट मेथड पे। पॉइंट मेथड हमें क्या बताता है, एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी है, एक पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी है। ठीक है, एज वी मेजर एट द पार्टिकुलर पॉइंट उन्हें डिमांड कर, एट द पॉइंट ऑन द डिमांड कर, लोअर पार्ट और अपर पार्ट। ठीक है, एक पॉइंट पे, मतलब एक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमारी क्या इलास्टिसिटी है, यह हमें बताता है पॉइंट मेथड। अब पॉइंट मेथड का फॉर्मूला कहता है लोअर सेगमेंट अपॉन में अपर, ऊपर का सेगमेंट अप, लोअर अपॉन में अपर, नीचे का देन ऊपर का, बीच। ठीक है, लोअर अपॉन में अपर, ये इलास्टिसिटी आ जाएगी आपकी। ठीक है, इसमें भी E इक्वल टू 1, E ग्रेटर देन 1 और E इज लेस देन 1। यूज़फुल होता है स्मॉल चेंजेस के लिए, जो आप किसी भी एक इजी कैलकुलेट होता है कि पॉइंट पे आप आराम से इसकी इलास्टिसिटी निकाल सकते हो, बट ये एक्यूरेट डायग्राम नहीं बता रहा, डिफ़िकल्ट भी होता है मेज़र करना इसको अपर और लोअर में। ठीक है, अब इलास्टिसिटी ऑफ पॉइंट, अब इसमें कैसे निकालेंगे हम अपर, देखिए, अब पहले हम निकालते हैं ये। अब हमारा अपर पार्ट क्या है, हमारा फॉर्मूला क्या था, लोअर अपॉन में अपर, फॉर्मूला यही है। अब ईडी अब हमारा लोअर पार्ट क्या है, लोअर पार्ट है हमारा, इसे नाम दे देते हैं हम एस, लोअर पार्ट है हमारा एस, क्योंकि पूरा है। अब अपर पार्ट तो है ही नहीं, तो ज़ीरो। अब ज़ीरो को किसी भी चीज़ से अगर आप डिवाइड करोगे तो आएगा इन्फिनिटी। ठीक है, ये इन्फिनिटी आ गई। अब हम निकालते हैं इस पॉइंट पे, ED इज़ ग्रेटर देन 1, ये कैसे निकलेगा। अब मेरा जो, इसे मैं वो दे देती हूँ नाम A,
बी सी, इस पॉइंट में निकालना। अब मैं निकालूंगी ए एस और ए एस और एस अपॉन में एस ए। ठीक है। अब जब मेरा जो लोअर पार्ट है वो ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है, जब हमारा न्यूमिनेटर ज़्यादा होता है तो जो मेरी जो वैल्यू आएगी वो ए ग्रेटर देन 1 आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई ए डी इज़ ग्रेटर देन 1, क्योंकि जब मेरा अपर ये मैथमेटिकल्स है कि जब मेरा न्यूमिनेटर ज़्यादा होता है डिनोमिनेटर से तो जो है 1 से ज़्यादा ही आएगा। अब आगे आते हैं। आगे क्या है, बी एस अपॉन में एस बी, दोनों इक्वल है तो ये आ जाएगा 1, ई डी इक्वल टू 1। ठीक है, अब नीचे आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, सी एस अपॉन में एस सी। अब इसमें मेरा जो न्यूमिनेटर जो छोटा हो गया, ठीक है, और मेरा डिनोमिनेटर बड़ा हो गया, तो मतलब जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा लेस देन 1। यहाँ पे आ गई ई डी इज लेस देन 1। ठीक है, अब नीचे इसमें मेरा जो कहते हैं नीचे मेरे ऊपर 0, लोअर पार्ट मेरा कुछ है ही और अपर पार्ट मेरा एस है। अब अगर मैं 0 से किसी चीज़ को डिवाइड करूँगी तो वो 0 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसका पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ इस मेथड का यूज़ करके इलास्टिसिटी निकालते हैं हर पॉइंट पे, लोअर अपॉन में अपर। ठीक है, अब ये भी मन में क्वेश्चन होगा कि अगर ये तो लीनियर कर्व था पर लेकिन नॉन लीनियर होगा तो क्या करेंगे। अब हम इसमें हम ये करेंगे, देखिए अब इससे जाते हुए एक टच करते हुए एक लाइन बना लेंगे। ठीक है, अब हम इस पॉइंट पे निकालेंगे। अब इससे तो हम निकाल सकते हैं, इस पॉइंट को हम दे देते हैं, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा हो गया बी और ये हमारा हो गया सी। ठीक है, अब लोअर बी सी अपॉन में ए बी। ठीक, ये अब इलास्टिसिटी हमारी आ जाएगी। ये आता है नॉन लीनियर डिमांड कर्व में। चलिए आज के लिए ये और एक अभी इसमें आपका बाकी है, एक आपका अभी बाकी है आर्क, और जो रेवेन्यू मेथड है वो ही टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है। अभी आपका आर्क मेथड बाकी है। आर्क मेथड और इनकम और रिलेटेड गुड्स की इलास्टिसिटी वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको लेके आऊँगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना। और हाँ, नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल, मेरा व्हाट्सएप चैनल आप फॉलो कर लीजिए, आपको यहाँ पे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई भी आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक यू सो मच।